गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो जो लास्ट पार्ट पर्यावरण का बचा है, पार्ट थर्ड। देखो क्वेश्चन मिलने होंगे, यहीं से मिल जाएंगे, वरना पर्यावरण बहुत बड़ा टॉपिक है। मैंने क्या नाम एक निचोड़ जो पर्यावरण का होता है वो मैं आपको लोगों के लिए लेके आया हूँ। और पर्यावरण का लास्ट टॉपिक, पर्यावरण खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपका जो स्पेशल टॉपिक्स नाम के जो बड़ा भौकाल मचा हुआ था उनका खत्म सिस्टम। और अब आपकी चलेगी पॉलिटी अच्छे से, और सब कुछ अपने रेगुलर सब जो क्या नाम सब्जेक्ट चल रहे थे सब अच्छे से चलने लगेंगे। और जो स्पेशल टॉपिक्स का बड़ा टेंशन रहती थी कि कब खत्म होगा क्या नहीं, तो ये सब सिस्टम अब खत्म होने वाला है। चलो हम चलते हैं अपनी क्लास पे जल्दी ख़त्म करके अपनी खुशियों को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? सॉरी, जैव विविधता जिसे बोलते हैं, जैव विविधता। ठीक है। तो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पादप जंतु एवं सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इन सबकी प्रचुरता एवं विविधता ही जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता का मतलब कि एक क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में कि जहाँ बहुत ज़्यादा बरसात होती है, बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे, मतलब कि इतने ज़्यादा मतलब जीव इतने ज़्यादा पाए जाएँ, इतनी विविधता हो कि क्या नाम कभी कछुआ मिले, कभी मेंढक मिले, क्या नाम कभी सांप मिले, कभी नया प्रकार का सांप, कभी पक्षी, कभी घड़ियाल, कभी कुछ, कभी मतलब कितने ज़्यादा जानवर मिले, आप कन्फ्यूज रहो कि यहाँ पे आखिर सच क्या है। तो वहाँ पे जैव विविधता होगी, बहुत ज़्यादा मतलब कि जीव मतलब पाए जाए वहाँ पे जैव विविधता। इसकी परिभाषा सिर्फ और सिर्फ यही है। अब देखो जैव विविधता की पृष्ठभूमि। प्रारंभ में जैव विविधता के लिए जैविक विविधता बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी प्रयोग होता था। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का प्रयोग रेमंड एफ दास ने रेमंड एफ दास मैन ने 1968 में अपनी पुस्तक ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में किया था। इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ ये है, 1886 में इस सिद्धांत के तौर पर सर्वप्रथम विल्सन महोदय ने इसका महोदय द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम, मतलब इस बायोडाइवर्सिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग, इसको मतलब ऑप्शन में यही आएंगे, विल्सन महोदय, और कोई नहीं आएगा। ठीक है। खाली यहाँ पे विल्सन महोदय याद रखो कि जैव विविधता से संबंधित सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है। और ये मतलब दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के स्थान पर बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग 1950 में वाल्टर सी रोसन ने किया था। और ना भी याद हो तो इनको छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इस टॉपिक को, बस मैंने क्या नाम ले लिया बस। ठीक है। एक नाम डालो, क्वेश्चन सामने आ जाए तो मतलब कि हो सके सही मतलब हो जाए, तो बाकी ये मतलब बहुत कम चांस है, 10% ही चांस है इस क्वेश्चन के पूछे जाने के, फिर भी मैंने लिख लिया। जो चीज़ बायोडाइवर्सिटी में पूछी जाएगी वो है, अब क्या देखो, पृथ्वी पर जैव विविधता की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण स्थान कर्क व मकर रेखा के बीच माना गया है। कर्क व मकर रेखा, देखो ये है कर्क रेखा, यहाँ पे है, देखो कर्क रेखा, यहाँ पे मकर रेखा, इनके बीच का स्थान, ये वाला स्थान जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके में? जैव विविधता के लिए। सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है? इसी क्षेत्र में पाई जाती है सबसे ज़्यादा जैव विविधता। ठीक है। तो पृथ्वी पर जैव विविधता की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण स्थान कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच माना जाता है। इसमें भी सर्वाधिक जैव विविधता 10 डिग्री उत्तरी, 10 डिग्री दक्षिणी के मध्य पाई जाती है। सर्वाधिक, देखो जो सर्वाधिक जैव विविधता है वो मतलब कि पूछी जाए तो कितनी, इतने में पाई जाती है सर्वाधिक जैव विविधता। चलो हम काला ले लेते हैं क्योंकि दिखना भी चाहिए अच्छे से। सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पे इस वाले पार्ट में 10 डिग्री उत्तरी से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक पाई जाती है सर्वाधिक जैव विविधता। सर्वाधिक जैव विविधता देखो यहाँ पर लिखी है कि नहीं लिखी है, बस यही जैव विविधता है। अब आगे देखोगा, देखो निम्न अक्षांशों में जैव विविधता अधिक, निम्न अक्षांशों मतलब कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के पास में मतलब क्या नाम भूमध्य रेखा के सबसे पास, जैसे भूमध्य रेखा 0 डिग्री है, फिर यहाँ पे 1 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा, उसी तरह नीचे 1 डिग्री। तो यही कहा गया निम्न अक्षांशों के मध्य सबसे ज़्यादा क्या कहता है, निम्न अक्षांशों में जैव विविधता अधिक तथा उच्च अक्षांशों में जैव विविधता सबसे कम पाई जाती है। ठीक है। सबसे ऊपर सबसे कम जैव विविधता पाई जाएगी। देखो विश्व स्तर पर सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। जैसे कि अमेज़न के वर्षा वन जो क्या नाम ब्राज़ील वाले, उनमें जैव विविधता बहुत ज़्यादा है। तो भारत के संदर्भ में केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित शांत घाटी में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है, तो शांत घाटी लगाना। यदि कोई घाट पूछे तो आप पश्चिमी घाट लगाना, पश्चिमी घाट, क्योंकि पश्चिमी घाट में ही आता है शांत बेटी क्या नाम केरल वाली। ठीक है। देखो ये चीज़ मैंने बता दी कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट में पाई जाती है, सर्वाधिक केरल के शांत घाटी में। सर्वाधिक जैव विविधता जो क्या नाम पूरे विश्व में पूछी जाए तो विश्व रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में, वो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। और भारत में जैव विविधता का द्वार पूर्वी राज्यों को, नॉर्थ ईस्ट स्टेट को पूछा जाए कि जैव विविधता का द्वार किसे कहा जाता है, पूर्वी राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। कि जैव विविधता हॉट स्पॉट, उष्ण या संवेदनशील स्तर, मतलब हॉट स्पॉट मतलब कि जिन पे खतरा मंडरा रहा है उन्हें क्या बोलते हैं, जैव विविधता हॉट स्पॉट, जहाँ की जैव विविधता कम हो रही है। जैसे
अब जैव विविधता वाला स्थान कौन कौन से होंगे? जहाँ पे 1500 स्थानिक प्रजातियाँ हों, उसमें 70% समाप्त हो चुकी हों, 30% बची हों मात्र, तो उसे क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट बोलते हैं। विश्व में हॉट स्पॉट टोटल कितने? 37 हैं कि 38 हैं? ज़रूर बताइएगा। टोटल विश्व में कितने? 31 हैं, 31 या 32 हैं टोटल। कितने हैं? 30 प्लस हैं, ठीक है, 30 प्लस। तो वो हमें बताइएगा कि भारत में मतलब विश्व में कितने हॉट स्पॉट हैं? भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट है, सुंडालैंड है, इंडो बर्मा क्षेत्र है। इंडो बर्मा मतलब कि यही म्यांमार और क्या नाम नॉर्थ ईस्ट स्टेट का किनारे वाला। पूर्वी हिमालय समझ गए, पश्चिमी घाट समझ गए, सुंडालैंड मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ये 4 भारत में हॉट स्पॉट पाए जाते हैं, जहाँ पे क्या नाम जैव विविधता खत्म होने पे आ गई है, ठीक है। तो चारों समझ गए होंगे आप लोग। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पश्चिमी घाट। अब देखिएगा ना, नेशनल पार्क क्या वो ये हैं? नेशनल पार्क जिन्हें राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। सर्वाधिक सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर लेह में पाया जाता है। उसके बाद डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। उसके बाद संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। सबसे छोटा नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। और फासिल नेटवर्क क्या नाम फासिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। और नॉर्थ बटन क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप में। साउथ बटन नॉर्थ बटन दोनों कहाँ पे हैं? अंडमान निकोबार द्वीप। और सबसे पुराना यदि पूछा जाए, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में बना था उत्तराखंड में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के तहत। उसके बाद कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद तदोबा राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 1 का याद रखना। सबसे क्या नाम पुराना कौन सा है? जिम कॉर्बेट। सबसे छोटा साउथ बटन। सबसे सर्वाधिक सबसे बड़ा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान खत्म हो गए, याद हो गए होंगे। अब इस चीज़ को देखिएगा कि विशिष्ट जीवों के लिए संरक्षित उद्यान, इनसे क्वेश्चन खूब देखो। हम वही चिल्ला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी पर्यावरण बहुत बड़ा टॉपिक है। इतना पढ़ के जाओगे तो सबसे बेहतर करके आओगे, इतना मुझे पता। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है, उसमें क्या नाम किस मतलब जीव के लिए संरक्षित है? वो एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय पश्चिम बंगाल में, ये भी एक सींग गैंडे के लिए। दच्चीग्राम कहाँ है? दच्चीग्राम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, शायद जम्मू कश्मीर में ही है। सफ़ेद भालू हिम तेंदुआ और कश्मीरी स्टेक के लिए, सफ़ेद भालू और क्या नाम कश्मीरी स्टेक के लिए है। अब डेजर्ट और क्या है? अब क्या बचा? डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में मैंने बताया था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो पक्षी है, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी है, उसके लिए संरक्षित है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। साइबेरिया सारस जो क्या नाम साइबेरिया से पक्षी आते हैं, साइरस क्रेन और क्या नाम सारस, और जो क्रेन है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। कच्छ कारण तो आपने खूब सुना होगा, जंगली गधों के लिए बहुत फेमस है। केबुल लामजाओ जो मणिपुर में है। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान संघाई हिरण के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब इसके लिए संरक्षित है। और एक विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, पानी में तैरने वाले प्लावक पौधे पाए जाते हैं जिन्हें फुटबिक कहा जाता है। ये क्या ना जी, इसी वजह से इसे कहा जाता है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। पेरियार कहाँ होगा? जहाँ केरल में होगा। पेरियार किसके लिए है? हाथी के लिए। हाथी कहाँ ज़्यादातर? कर्नाटक और केरल में मिलते हैं। अंदाज़ा भी लगाना सीख जाइएगा। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में, भितरकनिका उड़ीसा में लवणीय जल के मगरमच्छ के लिए, मंडला पौधों के जीवाश्म के लिए। ये ज़रूरी नहीं है, जो बहुत क्या नाम यूपीएससी तक जाएगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो मैंने बता दिया, एक कच्छ कारण याद रखना, एक क्या नाम एक सिंग वाले गेंडे का याद रखना। पता आप लोगों को कौन कौन से याद रखने हैं? आप लोग सबसे ज़्यादा काजीरंगा का याद रखोगे, और केवलादेव कच्छ कारण, ठीक है। और केबुल लामजाओ जो तैरता हो, इसे जरूर याद रखोगे। पेरियार का तो आप याद भितरकनिका नहीं याद है। मन्नार की खाड़ी का जरूर याद रखो। डुडांग जो कछुआ होते हैं व्हेल, उसके लिए। और मानस जंगली भैंसा के लिए जो असम में है। उसके बाद गिरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गिरी मतलब जो गिर का राष्ट्रीय उद्यान है, उसके लिए एशियाई बब्बर शेर के लिए सबसे ज़्यादा। और सुंदरबन का जो पश्चिम बंगाल में बाघ के लिए संरक्षित क्षेत्र है। इनको क्या नाम जो बताएं, इनको 5-6 होंगे, ज़्यादा नहीं। बाकी ये तो ज्योग्राफी का भी तो पार्ट है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गिर कहाँ है, मंडला कहाँ है, इनके राज्य तो याद ही करने पड़ेंगे। तो याद कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ना भी याद करोगे तो कोई मतलब ज़रूरी नहीं है। अब है रामसर समझौता कब होता है? 1971 में होता, 2 फरवरी को। इसीलिए उस दिन क्या मनाए थे? 2 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व बर्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। तो इसमें सिर्फ ये चीज़ याद रखने है, रामसर समझौता किससे संबंधित है? आर्द्रभूमि से। किससे? रामसर समझौता किससे संबंधित है? आर्द्रभूमि से। किससे संबंधित है? आर्द्रभूमि से, ठीक है, इतना याद रखना। और इसमें कुछ भी संबंध है, जो रामसर है कहाँ पाए कि मतलब किस देश में है? रामसर जो है ईरान में, कहीं पे लिखा होगा ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर रामसर शहर में, ठीक है। बस इसमें 2 ही चीज़ याद रखने हैं, ये चीज़ लिखी है वो बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए
विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इसी में आर्द्र संरक्षण के जो समझौता होता है उसे रामसर समझौता कहते हैं। रामसर कहाँ? ईरान में। भारत रामसर समझौते पर 1 फरवरी 1982 को शामिल होता है। और चूंकि रामसर सम्मेलन 2 फरवरी को किया गया था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार 2 फरवरी 1997 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया था। इसमें इतनी गाथा है, लेकिन बस आपको याद रखना 1971 प्लस आर्द्र भूमि के लिए, और कहाँ का? ईरान का है। ठीक है। सफ़र जो एक ऐप है जो लॉन्च किया गया, एक एंड्रॉयड मोबाइल ऐप है, जिससे क्या नाम सूचक मिलता है, रेड है या क्या नाम येलो है, कैसा क्या मतलब हमारे इन्वायरमेंट के बारे में बताता है। तो सफ़र एक ऐप है, इसको याद करना है। सफ़र एक ऐप है जिससे क्या है, इस ऐप के द्वारा स्थानीय वायु की गुणवत्ता, वायु की मतलब की गुणवत्ता, क्वालिटी चेक की जाती है, और वह अगले 3 दिन वायु गुणवत्ता को मापा जा सकता है अगले 3 दिन के लिए। यदि क्या नाम रेड आ रही है तो खतरे लायक है, क्या नाम पर्यावरण जो स्मॉग होता है सब इसमें बता देता है। कौन सा ऐप है? सफ़र नाम का। सफ़र का फुल फॉर्म याद कर लो तो अच्छी बात, नहीं याद कर लो तो कोई बात नहीं है। बस इतना याद रखो, सफ़र किसके लिए? वायु की गुणवत्ता चेक करने के लिए। सिस्टम ऑफ द एयर क्वालिटी एंड द वेदर फॉर कास्टिंग एंड रिसर्च। ठीक है, बस। अब देखो, ऐसी वर्षा जिसका पीएच मान 4 से कम हो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा की चर्चा पहली बार रॉबर्ट स्मिथ ने की थी। कोई ज़रूरत नहीं, बस अम्ल वर्षा को समझ लीजिए क्या होता है। अम्लीय वर्षा के लिए सबसे जिम्मेदार 2 प्रमुख कण SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड। ये गैसें कारखाने व तेल शोधन शालाओं से निकलती हैं। दोनों गैसें वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करती हैं, जिनके परिणाम स्वरूप उसका क्या नाम स्वरूप बदल जाता है। कैसे बदल जाता है देखिएगा। जब SO2 जलवाष्प मतलब H2O से मिलेगी तो H2SO4 बना लेगी, H2SO4 बना लेगी, जो कि हानिकारक एक सल्फ्यूरिक एसिड है। और फिर NO2 मिलेगी तो जलवाष्प के साथ तो HNO3 बने, नाइट्रिक एसिड बनेगा। ठीक है। और फिर आगे देखिएगा। अब देखो, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड अम्ल के वर्षा के मुख्य कारण माने जाते हैं, जो अम्ल वर्षा के लिए होती है। जो अम्ल वर्षा होती है उसका मुख्य 2 ही कारण, 2 अम्ल दोनों बता दिए। अम्ल वर्षा अपने क्या नाम स्रोत क्षेत्र के साथ दूर स्थित क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है। मथुरा तेल शोधनशाला से निकला हुआ SO2 आगरा के ताजमहल को प्रभावित कर रहा है, कि जो तेल शोधनशाला है जो मथुरा में, उससे जो सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है, तो जब बरसात होती है तो उसमें मिल के क्या नाम H2SO4 बनाती है, और जो कि क्या नाम ताजमहल के लिए हानिकारक है। और इसीलिए ताजमहल का रंग बदरंग हो रहा है। बदरंग मतलब उसका रंग डाउन हो रहा है। अब देखिएगा ग्लोबल वार्मिंग, जो कि आजकल गर्मी देखो कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। पेड़ पौधे हम लोग नहीं काट रहे हैं, लगा रहे हैं। पेड़ पौधे, पता है कि पेड़ पौधे कितने इंपॉर्टेंट हैं। और जो अभी जो लोग अमीर, जब पैसे हैं, जिनके पास सब कुछ है, वो मौज काटते हैं ना, तो इनसे पूछना कि जो आपको जब AC में भी क्या नाम आग लगने लगेगी तब क्या करोगे। हमें अपने पेड़ पौधे बचाने चाहिए। अब जैसे चिपको आंदोलन चला था, एपको आंदोलन चला था, तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब कि तापमान में वृद्धि, वातावरण में तापमान की एक्स्ट्रा वृद्धि, जो कि एक नीम होती है। एक जैसे नहीं कि मानक होता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे हम बहुत ही स्वस्थ वातावरण में रहते हैं, और उसी प्रकार जब तापमान सोचो कि 52 डिग्री तक पहुंच रहा है, तो आखिर गर्मी क्या ही करेगी। तो वैश्विक तापमान की वृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ग्रीन हाउस गैसेज जिन्हें बोलते हैं निभाती है। वो इस प्रकार के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और सबसे कम प्रभावी जलवाष्प है, सबसे कम प्रभावी जलवाष्प है। लेकिन आपको कौन कौन सी गैस याद रखनी पड़ेंगी? CO2 जलवाष्प, मीथेन, और क्या नाम ओजोन जो O3 होता है, और उसके बाद SF6 इतनी गैसें याद करनी पड़ेंगी कि ओजोन के अंतर्गत आती हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CO2, और सबसे कम प्रभावी कौन सी है? जल वाष्प। आपका क्या नाम वो ख़त्म हो गया, ग्रीन हाउस प्रभाव या क्या नाम ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है। अच्छा, BOD क्या होती है? BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यदि जल का प्रदूषण चेक करना है तो उसमें BOD देखते हैं। BOD क्या होती है? BOD क्या होती है कि जैसे कि कोई तालाब है, हम समझा देते हैं, समझ आ जाएगा तो बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कि तालाब है, ठीक है, ये तालाब है, इसमें क्या नाम बहुत सारे जीव रह रहे हैं, तो इसमें हमने मलमूत्र वाला पानी हमने इसमें छोड़ दिया। जब इसमें मलमूत्र वाला छोड़ दिया तो बहुत ज़्यादा कवक, कीड़े मकोड़े, छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो पैदा हो जाएंगे। जब वो सूक्ष्म जीव पैदा होंगे तो जो इसमें पानी भरा है तालाब में, तो इसके ऑक्सीजन को वो ले लेके मतलब ख़त्म करेंगे। इसकी ऑक्सीजन मतलब डिमांड करेंगे, हमें ऑक्सीजन और ज़रूरत है, तो और ज़्यादा क्या नाम बहुत सूक्ष्म जीव आएंगे, उनकी मतलब कि जन्म होगा। तो जब जन्म होगा उनका, तो फिर उसके बाद वो ऑक्सीजन की और डिमांड करेंगे, जिससे कि धीरे धीरे तालाब में क्या होगा, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी। और जो हमारी मछलियाँ हैं और जो छोटी बड़ी मछलियाँ हैं और जो पौधे हैं, वो हमारे किस पे चलते हैं? ऑक्सीजन पे चलते हैं, तो वो मतलब कि मरने लगेंगी, तो क्या नाम संतुलन बिगड़ जाएगा। खुद सोचो कि जब इसमें कि ये तालाब है, इसमें क्या नाम बहुत ज़्यादा सूक्ष्म जीव हो गए, जिनकी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती जा रही है। मलमूत्र छोड़ा या कुछ भी छोड़ा, कैसे भी गंदा हुआ तालाब, जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, तालाब को उसी तरीके से प्रदूषित माना जाएगा। यदि तालाब या नदी में कहीं पे क्या नाम वो पानी नहीं है, वो ऑक्सीजन नहीं है, तो समझ जाना कि इसमें प्रदूषण है।
ठीक है। तो बीओडी की अधिकता सूचित करती है कि जल में सूक्ष्म जीवों की संख्या अधिक हो गई है तथा सूक्ष्म जीव की अधिकता जल के प्रदूषण का सूचक है। ऐसा बीओडी है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड डिकम्पोजर के लिए। इसमें मतलब फार्मूला याद करने की भी कोई जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना कि जो बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से हम जल की प्रदूषण या जो क्या नाम जल की कितना प्रदूषण है उसकी हम माप करते हैं। अब देखो ग्रीन मफलर क्या होता है। ग्रीन मफलर रोड के दोनों किनारे लगा के पेड़ पौधे जो जैसे कि एक सड़क है, ठीक है, इसके किनारे हम छोटे छोटे पेड़ पौधे लगा रहे हैं, इसके किनारे हम छोटे छोटे पेड़ पौधे लगा रहे हैं ऐसे करके। तो जो ये पेड़ पौधे हैं जो क्या नाम ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं, मतलब कि रोड के दोनों किनारे पर लगाए गए पेड़ पौधे क्या नाम ग्रीन मफलर कहलाते हैं। यह 15 से 20 डेसिबल की जो ध्वनि का मात्रक होता है वो डेसिबल होता है, डेसिबल डीबी जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो तक की ध्वनि को अवशोषण करके ध्वनि प्रदूषण को रोकते हैं। तो क्या नाम ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। जो पेड़ पौधे लगाए जाते ग्रीन मतलब ग्रीन हरा, मफलर लंबा ही तो होता है, मफलर ऐसा जो क्या नाम केजरीवाल लगाते हैं, तो मफलर वही तो होता है। तो इसे क्या बोलते हैं? ग्रीन मफलर, जो किससे ध्वनि से संबंधित क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि हमारा जो गाड़ियाँ चलती हैं उनसे आवाज़ आती है, उसको क्या नाम देखो पेड़ पौधे ध्वनि को भी कम करते हैं और क्या नाम गर्मी को भी कम करते हैं। पेड़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ज़रूर लगाओ अपने घर में, आज ही लगाना जाके 2-4। अब देखना कि जो ओजोन है, ओजोन का क्षरण हो रहा है कि पराबैंगनी किरणों से, जो ये तो क्या नाम उसका टॉपिक है, लेकिन जो इस पे क्या नाम वो हुए थे कन्वेंशन, देखो बीना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली समझौता, ये तीनों समझौता किसके संबंधित है? ओजोन संरक्षण से संबंधित है। इनकी डेट पूछी जा सकती है। बीना कन्वेंशन कब हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था और किगाली कब हुआ था? 2016 में। और क्या नाम ओजोन के क्षण की मापने, O3 की ओजोन को मापने की इकाई जो है वो उसे क्या बोलते हैं? डॉप्सन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? डॉप्सन। इसको भी देखिएगा। हेलसिंकी सम्मेलन जो 1974 फिनलैंड में, 1974 फिनलैंड में हुआ था। थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे क्योंकि गर्मी में रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं भीग गया हूँ पसीने में, सॉरी, कोई बात नहीं। समुद्री पर्यावरण से संबंधित है हेलसिंकी सम्मेलन। लंदन सम्मेलन 1975 समुद्री कचरा से संबंधित है, जो हमारा कचरा जैसे कि फैक्ट्रियाँ होती हैं समुद्र में हम लोग फेंक देते हैं। अब कुछ चीज़ें देख लीजिएगा। वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया क्या नाम यादव प्रयोग को कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। मून मैन ऑफ इंडिया माइल स्वामी को कहा जाता है। डॉल्फिन मैन रविंद्र कुमार सिन्हा को कहा जाता है। और भारतीय पारिस्थितिकी के जनक रामदेव मिश्रा कहा जाता है, रामदेव मिश्रा को। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। डॉल्फिन मैन रविंद्र कुमार सिन्हा और भारत पारिस्थितिकी के जनक रामदेव मिश्रा। अब देखिएगा एगमार्क खाद्यान्न से गुणवत्ता, जो फसाई जो नहीं, फूड स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया, उससे संबंधित है क्या? एगमार्क। इको पार्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किससे संबंधित है? पर्यावरण की गुणवत्ता के लिए, उसे क्या बोलते हैं? इको मार्क, पार्क नहीं, इको मार्क। हॉलमार्क सोने के लिए। और रुगमार्क कालीन उत्पादन में बच्चों के प्रयोग से, कि इसमें बच्चों का प्रयोग नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? इको मार्क जिसे पर्यावरण इकोलॉजी से याद कर लो, पर्यावरण से गुणवत्ता से। अब देखिएगा जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए जो हमारे क्या नाम पर्यावरण पे या जीवों पे जो खतरा मंडरा रहा है उस चीज़ को संरक्षित करने के लिए, तो उनमें सबसे ज़्यादा उनके क्या नाम फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हम इस चीज़ को लाएँ। IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसमें क्या है? इसकी स्थापना स्विट्जरलैंड ग्लैंड में हुई थी, 1948 में हुई थी। इसका मुख्य कार्य पौधे एवं जंतु को लुप्त होने से बचाना है। 1969 से IUCN के संकटग्रस्त प्रजातियों हेतु रेड डाटा बुक तथा दुर्लभ प्रजातियों हेतु ग्रीन डाटा बुक जारी करता है। कौन? IUCN जारी करता है। IUCN को WCO वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कहा जाता है, कोई ज़रूरी नहीं याद करने की, बस इतना याद रखना रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, ठीक है। अब WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, तो यह एक गैर सरकारी संगठन, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। मार्गस स्विट्जरलैंड में 3 लोगों को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसका प्रतीक चिन्ह जैंट पांडा, कोई ज़रूरी नहीं, बस इससे क्या याद रखना है कि WWF एक क्या नाम इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, ग्लैंड में। इसे इतना इसलिए इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसलिए इस चीज़ को मैंने लिख दिया है, बाकी इसमें कुछ भी संबंधित नहीं है। इसका फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि यूपी प्लस एग्जाम में भी पूछा गया था। कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज जिसे हम क्या नाम साइट्स बोलते हैं, ठीक है। विभिन्न देशों की सरकारों के मध्य होने वाला अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो 1973 में वाशिंगटन में आयोजित किया गया था, इसलिए इसे वाशिंगटन समझौता कहते हैं। ये विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है जहाँ जैव विविधता को संरक्षित करने की बात की थी। साइट्स में किससे संबंध? देखो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज जो खतरनाक, जो मतलब कि विलुप्त होने पे हैं, जैव विविधता से संबंधित है। यह जैव विविधता का
संरक्षण करने वाली विश्व का सबसे बड़ा समझौता जो 3 मार्च 1973 को हुआ था तथा 1975 में लागू कर लिया गया था। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बस इसका फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी आप लोगों को याद होना चाहिए। साइट्स का फुल फॉर्म क्या होता है। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या नाम जो फुल फॉर्म है वो इसका है ट्रैफिक का क्या है, ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। ठीक है, ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। तो इसका फुल फॉर्म यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो 2018 में पूछा गया था, 2023 वाले में नहीं पूछा गया था। उसके बाद अभी 2-3 एग्जाम में उनमें पूछा गया था। इसका फुल फॉर्म याद रखना और कुछ भी जरूरत नहीं। इसकी स्थापना IUCN था WFN ने 1976 में की थी। इसका मुख्य कार्य इस प्रकार है, कार्य करने वाली विश्व की सबसे बड़ी संस्था, इसका कोई लेना देना नहीं। जीव जंतु के अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों पर निगरानी रखना इसका मुख्य कार्य, जो केंद्र बनाए गए। ठीक है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो इसका फुल फॉर्म है क्या है, ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ द फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। ठीक है, हम कुछ क्या नाम वो देख लेते हैं, क्या सम्मेलन जो बार बार पूछे ही जाते हैं क्या नाम हर एग्जाम में, तो इसीलिए मैं क्या नाम इन सम्मेलन को लेके आए। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 5 जून को, इसीलिए हम क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। स्टॉकहोम कहाँ हुआ था, मानव पर्यावरण का पहला सम्मेलन 5 जून 1972 में हुआ था। सभी उद्देश्य इसका था सभी के लिए एक पृथ्वी सिद्धांत का प्रतिपादन, मतलब ऐसा ना समझा जाए कि पृथ्वी क्या नाम हमारे देश के लिए इसका कितना भी दोहन कर लो, कि कितना भी प्रदूषण करो। जैसे कि अब प्रदूषण फैला रही है चाइना, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि प्रदूषण चाइना के देश के लिए ऊपर का, तो पूरे विश्व में फैलेगा भाई। तो वही चीज़ समझाई गई थी। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन 21वीं सदी के 21 नियमों का महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किया गया था, जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता था। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में एक एजेंडा तैयार किया गया था कि हमें पृथ्वी को कैसे बचाना है, कचरा कम करना है, प्रदूषण कम करना है। ये सब टोटल 21 एजेंडा तैयार किए गए थे। इसीलिए क्या नाम पृथ्वी सम्मेलन 1992 को हम क्या बोलते हैं, एजेंडा 21, क्योंकि 21वीं सदी का ये दस्तावेज था। बस देखो मैंने आज बहुत जल्दी क्लास पूरी की है, शायद उतना मज़ा ना आया। जो कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी जिसे हम कॉप बोलते हैं, कॉप, इसको क्या नाम पूछा जाएगा कि कॉप 2024 का क्या नाम आयोजन कहाँ होगा, वो होगा अजरबैजान में। वियना सम्मेलन 1985 में ऑस्ट्रिया में होता है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में 1987 ओजोन संरक्षण के लिए, जो मैंने पहले बताया था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हरित गृह प्रभाव के लिए। क्योटो कहाँ है, जापान में। उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण करना था। ठीक है, एक क्या नाम क्योटो प्रोटोकॉल, एक क्या नाम वो है एक जो संगठन या कोई ऑर्गेनाइजेशन किया गया था कि हाँ कि अब हमें एक ग्रुप बनाया गया था कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पर्यावरण का द एंड हो चुका है, और अब मस्ती में रहिएगा। और बाकी कुछ चीज़ें छोटी हैं तो वो बाद में एक क्या नाम वीडियो लाएंगे फुल 1 घंटे का। जैसे साइबर क्राइम से 1-2 क्वेश्चन छूट गए, GST से 1 आधा छूट गया, कुछ भी छूटा है तो 1 घंटे की वीडियो में सारे 10 से 15 टॉपिक से 1-1, 2-2 चीज़ें छुटी हैं वो हम करा देंगे। ठीक है, और प्लीज़ कीप सपोर्ट। जो लास्ट तक देखा होगा वो लिखेगा जय हिंद एंड बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने अपना ख्याल रखिएगा और हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय।